एपिसोड 6। नई फैमिली। अन्या पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब उसे खोल के देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें खूबसूरत जड़ाव का काम किया है, दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से काम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि काफी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पर मेकअप न होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को अपने पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, बस एक कमी थी, सिंदूर। वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारे पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्ज में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था, जो मैंने कर ली। अब इसे मानना न मानना मुझ पर है। मेरा फैसला यह है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान लें, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था। उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो रुद्र के जेहन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई करने के लिए था। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राज से रूबरू करवाएंगे। दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मैंशन में ही अधिकतर रहा करते थे क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपने पोते जैसा ही मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफी पहले गुजर गए थे। वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी। वही अभय और तविश के डैड और सटीक मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का अंपायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उसे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसलिए दिग्विजय जी उसे भी अपने घर में ले आए थे। सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज आ रही थी। सबकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहां अन्या उस साड़ी में संभलते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना? रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया। जिसे देख शौर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो शौर्य को एक तीखी नज़र देखकर अपना फोन निकाल उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अन्या पर जा रही थी। वहीं अन्या ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखती है। वहाँ वो दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी।
दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपने रौबदार आवाज में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना? आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहां आई थी, आकाश उसे अपनी पारखी नजर से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसी ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों तक को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती है, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं, ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भायल। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड हग करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट देवरल। रेहान को देख अन्या मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी जो अन्या के कंधे पर था। रेहान अपनी बातों में मगन अन्या को अपने बारे में बता रहा था जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र का ये लुक शौर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच सोचकर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते उससे पहले रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? बड़ा अजीब है ये। अन्या तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता नहीं है। जो चीज उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी के यहाँ आया हूँ एज अ फ्रेंड, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। आखिर उसका क्रश शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर अन्या के प्रति सॉफ्ट और जॉली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर सोचती है, क्या सच में ये उस अकड़ू राय चौहान का परिवार है? इस परिवार से वो तो कहीं भी मैच नहीं होता। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफी हैरान होती है। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड महसूस कर रही थी। एपिसोड 7, पहले से एंगेज्ड। एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। फैमिली मेंबर से लेकर स्टाफ तक मेल था। वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस करते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या? तू ऐसा लग रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया हो। फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है, पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे, मेरे पास तो फोन भी नहीं है, कैसे बात करूं उनसे। अन्या को ऐसे सोच में गुम देख एक नौकर सामने से पूछता है, मैम आर यू ओके? उसकी आवाज़ सुन अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आ जाती है और फिर ठंडी आह भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। अन्या ने जो खीर बनाए सबको वो बहुत पसंद आए और दिग्विजय जी ने खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर अन्या को दिया। चौहान इंडस्ट्री। आज ऑफिस में काफ़ी शांति छाई थी। सब भगवान से अपनी सेफ्टी की दुआ मांग रहे थे। आज किस पर रुद्र का क्रोध फूटेगा कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में ध्यान लगा रहे थे। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी, किस पर उसकी जान पर बनाए।
रुद्र अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने को कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र के पास जाकर कहता है, सर, ये फाइल आपने मंगाई थी। कोई जवाब न मिलने पर अमन पैकेट टेबल पर रख कर कहता है, और सर, ये दादाजी ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर रुद्र उस पैकेट को देखता है, फिर अमन से इशारे में पूछता है, क्या है उस पैकेट में? अमन कहता है, मुझे नहीं पता सर, जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। रुद्र अमन को जाने का इशारा करता है और पैकेट को खोलकर देखता है। उसमें एक खाने का बॉक्स था। वो देखकर रुद्र कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नज़र सीधा बॉक्स पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुंच ही गया होगा, इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत स्वाद है। हम सब ने खाए, अब तुम भी खाओ और आते वक्त अन्या के लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फोन रखकर खीर के बॉक्स को खोलता है, जिससे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देख के रुद्र के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाता है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबाकर रखा था। वो तुरंत खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है, जिसे अमन रख कर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाता है और देखता है उसमें अन्या की फोटो थी। फाइल में अन्या के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, जिसे रुद्र ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ये बात खटकी जा रही थी, आखिर अन्या ने बिना किसी सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नज़र अन्या के फोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बार फिर अन्या से बढ़ती नज़दीकी, उसकी आंखें, होठ, सादगी याद आने लगती हैं। ये सब याद करके उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र फोटो को साइड रख आगे पढ़ने लगता है। अन्या पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफ़ी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज़ पढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र एक पेज पर जाती है, जहां अन्या की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाते हुए लंबे लंबे कश लगाने लगता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, अन्या की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिसे वह चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बातें सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अन्या के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डिवोर्स की शर्त तो उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। सिगरेट खत्म होते ही वो अपना फ़ोन उठाता है, एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अन्या को घर की चीज़ों से रूबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की फोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफ़ी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली हैं। दादाजी आगे कहते हैं, 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी, तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है, उसे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद लगभग सब कुछ बिखर गया, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देख वो बस अपना सिर हमें हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के कदम रुक से जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात कही हुई बात याद आ जाती है, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश कभी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत है तेरी, पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स पेपर दे दिए और दादाजी परदादाजी बनने का सपना देख रहे हैं। दिग्विजय जी अन्या को रुकते देख पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था उनकी बात सुनकर वो दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है।
फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रौबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी उन्हें देखती है। तभी वह आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसने तुम्हें पहली रात को ही शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा, है ना। दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद कर वो जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए घबराई टोन में कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। अन्या के ऐसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूँ मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है, उसकी हर सोच हर चीज की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय जी के ऐसा कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार कराना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो एक पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें। दरवाजे पर दस्तक होने से दादाजी और अन्या की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में रेहान और तविश एंटर करते हैं। रेहान जल्दी से अपने दादाजी के पास फैलकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया, आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या। उसकी बात सुन दिग्विजय जी उसके सिर पर जोर की चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है, फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की ऐसी हरकत देखकर अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय जी उसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, देखो दादू, लव लेटर मैं नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चाम में फंस गई तो आपका क्या होगा। रेहान की ऐसे मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तविश की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय जी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर मारने ही वाले थे कि वो फुदक कर अन्या के पीछे छुप जाता है। आह भाभी बचाओ, ये बाबा मुझ जैसे छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहां क्यों छुप रहे हो, अभी तो बहुत बत्तीसी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकल अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार जो नहीं था, वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन के लिए बुलाया है। रेहान की बात सुन दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती है। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। रेहान की बात सुन दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, गया कहाँ वो। रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए, कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना कर गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइलों के बीच क्या करूंगा। पर मेरी तो यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वही अन्या ने जब रेहान के मुंह से रुद्र के चले जाने की बात सुनी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद न रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया, अब तुझे रोज रोज उसकी अकड़ भारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक न आए, वरना हर वक्त मुझे अपनी काली काली आंखों से घूरता रहेगा। रुद्र के जाने की बात सुन दादाजी अपनी छड़ी पर जोर देते हुए अपने मन में कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है, मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी रेहान की सारी बात इग्नोर कर आगे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, अन्या को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये सुनकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी भाई। उद्धरण चिन्ह। दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूंगा, कुछ कहे तो कह देना मैंने मना किया है। रेहान अन्या और तविश को देख आंख मारता है। तविश उसे देख मन में कहता है, 1 नंबर का नौटंकी, इसे अच्छे से पता है किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर अन्या को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी, वरना बाबा का कब मूड फिर जाए, कोई नहीं बता सकता। अन्या तो बस रेहान की नौटंकी देख मुस्कुरा रही थी। एपिसोड 8। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती है, तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्या के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती है, फिर प्यार से उस पर हाथ फेरकर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती है। उसे वो खुशबू काफी जाने पहचाने लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा सा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान और तविश बेधड़क अंदर आ जाते हैं।
रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रेहान की आवाज़ सुनकर अन्या तो एक पल के लिए डर जाती है और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है जिसे रेहान देख लेता है। अन्या हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठाकर साइड में रखती है। रेहान ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तविश ये तो भाई की शर्ट है ना। लगता है कोई उन्हें बहुत मिस कर रहा है। रेहान की बात सुन तविश भी हंस देता है लेकिन अन्या एम्बरास फील करती है। वो नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिरी तो मैं उठा रही थी। रेहान ये सुनकर कहता है, ओह, उठा रही थी। उसके ऐसे बोलने पर तो अन्या एम्बारासमेंट के कारण दबी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अन्या का चेहरा देख रेहान और तविश की हंस छूट जाती है। तविश आगे बढ़कर रेहान के सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रेहान तो बस मजाक कर रहा था। आप इसकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। रेहान मुंह बनाते हुए तविश को देखते हुए कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियसली लिया करे। फिर वो अन्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चले। अन्या उससे पूछती है, कहाँ। रेहान मजाकिया लहजे में कहता है, रुद्र भाई की नगरी में। अन्या इतना तो समझ गई कि रेहान उसको फिर से छेड़ रहा है लेकिन वो उसकी बात का मतलब न समझने पर असमंज में कहती है, मतलब। रेहान मुस्कुराते हुए अन्या का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहता है, मतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा, इसलिए जल्दी चलो भाभी। रेहान अन्या को विला से बाहर ले आया। तविश भी ठीक उनके पीछे आ रहा था। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी तो वो रेहान था। रेहान ने उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रेहान, तविश और अन्या के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते भर रेहान अपनी बकबक और मजाक से अन्या को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद रेहान ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के बाहर कार रोकी। वो बड़े प्यार से अन्या को अंदर लेकर गया। अन्या तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसी जगह पर आना तो एक सपना ही था लेकिन अब वो मिसेस रुद्र राय चौहान थी जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्र ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रेहान अन्या को वीआईपी एरिया में ले जाता है जहां 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। रेहान ने अन्या के लिए पूरा स्टोव बुक कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ या ऑकवर्ड फील न हो। रेहान वहां के स्टोव के मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस देता है और अन्या को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अन्या अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल के हाथों में पकड़ी ड्रेसेस को देख रही थी। उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी। अन्या तो उन्हें देखकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी। पहना तो दूर की बात है, किसी का नेक डीप था तो कोई थाई से रिवीलिंग थी तो किसी का बैक नहीं था तो कोई बस नाम की ड्रेस थी। अन्या ये सारे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। स्टोर मैनेजर अन्या को वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है तो अन्या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती है। रेहान और तविश की नज़र अन्या के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है तो वो भी जल्दी से उसके पास आते हैं। रेहान फिक्र भरे लहजे में पूछता है, भाभी क्या हुआ, आप ऐसे बाहर क्यों आ गई, ड्रेस पसंद नहीं आई क्या। उनकी बात सुनकर अन्या नम आंखों से कहती है, रेहान मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती और अगर तुम्हारे भाई को जिम्स की नुमाइश करने वाली लड़की पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। अन्या की बात सुनकर रेहान को रियलाइज होता है कि अनजाने में उसने अन्या को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था लेकिन अन्या अलग थी। वो अपने कान पकड़ मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी मुझसे गलती हो गई। मेरे रुद्र भाई ऐसे नहीं है, वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते। ये मेरी बेवकूफ़ी और नादानी से हुआ, प्लीज़ माफ़ कर दो और आप ऐसे रो मत प्लीज़। अन्या जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेहान फिर हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सेलेक्ट करते हैं। अन्या भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रेहान और तविश ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अन्या की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे।
चारों तरफ कपड़े और बीच में रेहान और तविश थे। तविश अपने सिर पर हाथ रख कहता है, यार आज तक मुझे एग्जाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सेलेक्ट करना लगा। रेहान उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार के तो सही रहा है पर फिलहाल अपने पास और कोई चॉइस भी नहीं है, चल जल्दी कर। अन्या अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करके रेहान और तविश को दिखती हैं। सारे ड्रेसेस में अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अन्या ने एक रेड कलर का गाउन पहन के आती है तो रेहान, तविश, सारे एम्प्लॉयज़ अन्या को देखकर दंग रह जाते हैं। रेहान ने चुपके से अन्या की वो फोटो लेकर रुद्र को भी भेज दी और कैप्शन में लिखा, ब्यूटी इन रेड, यू मिस्ड इट। रेहान ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े पैक करवाए और घर पर डिलीवर करने के लिए कह दिया। रेहान और तविश अन्या को रुद्र के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए जो कि अभय का ही था। अभय काम से बाहर था इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन तविश और रेहान को सब पहचानते थे इसलिए सब ने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्र हमेशा बुक करता है। कुछ ही वक्त में अन्या उन दोनों से काफ़ी अच्छे से घुल गई थी। उसे इस अनजान शहर में 2 नए दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते के आड़ में उसे ये खुशियाँ मिल रही हैं ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं। रेहान और तविश ने अन्या को रुद्र की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया, फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए। उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अन्या को मेकअप की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन थोड़े चेंज के लिए रेहान और तविश ने उसका मेकओवर कराया। मेकओवर के बाद जब अन्या रेहान और तविश के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उसको देखे जा रहे थे। अन्या उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रेहान अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम बुक करा लेना चाहिए। उसकी बात सुन अन्या परेशानी से कहती है, पर क्यों, वो ठीक तो है ना? रेहान सीरियस वे में कहता है, भाभी आप लग ही इतनी खूबसूरत रही हो कि भाई का तो सच में हॉट फेल होने के चांसेस हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी तविश हंसते हुए कहता है, भाभी इसका मतलब है आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसे ही फालतू तारिके से कॉम्प्लीमेंट देता है। रेहान तविश को घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चों में फालतू बात करता हूँ, रुक अभी अभय भाई को फ़ोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके चक्कर में तू मजनू बने फिर रहा था। इतना बोलते हुए रेहान अभय का नंबर डायल करने लगा तो तविश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से उससे फ़ोन छीन कर कहता है, अरे मेरे लाल तू गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर? तभी अन्या पूछती है, वैसे ये लैला कौन है? ये सुनकर रेहान उछलते हुए उसके पास जाकर कहता है, मैं बताता हूँ भाभी, वो न इसकी। वो इतना ही कहता है कि तविश पीछे से उसका मुंह बंद करके कहता है, कोई नहीं भाभी ये तो बस कुछ भी कहता है, आप ध्यान मत दो। रेहान खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अन्या का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहां से ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी आप मेरी सुनो। तविश भी भागकर उनके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे थे। अन्या थककर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मुझे नहीं जानना और अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं थक गई हूँ, अब घर चले। उद्धरण चिन्ह। अन्या के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं, फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वही लंदन में रुद्र बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड कर रहा था, तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फ़ोन उठता है तो उसे रेहान का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मैसेज में आए फोटो पर जाती है और उसकी नज़रें वहीं पर टिक जाती हैं। एपिसोड 9, रुद्र की बेरुखी। रुद्र को होश नहीं था कि वो कितनी देर एकटक अन्या की फोटो में खोया बैठा था। फिर वो फ़ोन को बेड पर रखकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में आया और उसे जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। बाहर से देखने में वो इस वक्त जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन। रुद्र अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन वो भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे रोज़ एक नई फ़ोटो आने लगी थी घर से। कभी अन्या के हाथों के बने पराठे के मजे लेते हुए फ़ोटो भेजते तो कभी सब मिलकर रात का मजे लेते हुए गेम्स की फ़ोटो भेजते तो कभी सब साथ में अन्या के साथ सुबह सुबह योगा करते हुए फ़ोटो भेजते थे। ये सब से साफ पता चल रहा था कि रुद्र की फैमिली अन्या की कंपनी कितनी एंजॉय कर रहे थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अन्या घर में सबके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। सब उसे प्यार और केयर के साथ रखते थे। किसी ने उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। बस रुद्र के पिता आकाश कुछ नहीं कहते थे। वो बस शांति से अपने घर में 25 साल से हो रही चीज़ों को बदलते देख रहे थे।
जहाँ कभी उनकी कौशल्या जी की हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ अन्या की हंसी गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। चौहान मैंशन का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उसके अंदर 2 काले रंग की कार एंटर होती है। बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला, रुद्र बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल दिया। इस वक्त घर के सारे लोग अपने कमरे में थे और किसी को रुद्र के आज घर वापस आने का कोई अंदाजा नहीं था, यहाँ तक कि अन्या को भी नहीं। वो तो कहीं न कहीं ये भूल ही जाना चाहती थी कि वो उस शैतान से रिश्ते में बंध कर यहाँ रह रही है। रुद्र अपने कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था, बस एक छोटी नाइट लैंप ऑन थी जो उसके बेड के पास चल रही थी। कमरे में आते ही रुद्र को एक नई सी खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी नज़र सीधा बेड पर सुकून से सोई हुई अन्या पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो रिलैक्सिंग महसूस कर रहा था। अन्या बड़े आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिसे देख रुद्र को अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है, ऐसे कैसे, मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर जमीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नज़रें अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कापट पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने पर अन्या नींद में ही दर्द से कराह उठती है। वो अपनी आंख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती है, पर ये क्या, वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आई? ये सोचते हुए उसकी नज़र सामने 2 लंबी लंबी टांगों पर जाती है। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। वो सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया और वो उसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आएगा। अन्या कुछ कहती कि रुद्र पहले ही नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रोज़ एक बार फिर याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या अपनी लखराती ज़बान से कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती है और बालकनी की दीवार से टकरा जाती है। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरे गैर मजादूगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी? रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है। वो दोनों इस वक्त काफ़ी करीब हैं। अन्या उसके इस तरह करीब होने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सजा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी, और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी? इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़ अंदर चला जाता है और दूर लॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद अन्या खुद की हालत देखती है। बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफ़ी नहीं थे। वो उदास नज़रों से दरवाजे की ओर देखती और कहती है, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या किसी की पत्नी बने के लायक नहीं हूँ? किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ही शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी जिंदगी से कब की रूठ गई हैं। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो खुद को घुटनों में समेटकर वही बालकनी के एक कोने में बैठ गई। अनजाने में कहीं रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर से रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बेड की बजाय सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने आन्या से बहुत कुछ कह तो दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जगते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता है। अन्या की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्या सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और पीठ में काफ़ी जोर का दर्द होता है। वो अपने होंठ को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक जाती है, जो कि खुला था। रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्या अंदर आती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वो अपनी नज़र तुरंत उससे फेरकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है।
तैयार होकर अन्या मिरर के सामने अपनी मुरझाए चेहरे को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। अन्या अपने आंसू पोंछकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती है और तैयार होने लगती है। अन्या ने आज आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी, हाथ में चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की लिपस्टिक और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर। बस इसी सादगी अन्या की खूबसूरती में चार चांद चार लगा दिए थे। वही रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्या की खूबसूरती में एक बार फिर खोसा गया। उसका दिल अन्या के लिए धड़कने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्या तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्या के बारे में सोचने से रोक नहीं कर पा रहा था। अन्या नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तविश, शौर्य और आकाश मौजूद थे। अन्या सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। अन्या बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ये नोटिस कर लेता और पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुन अब सबका ध्यान अन्या पर जाता है। अन्या अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफी थका थका लग रहा है। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभय अपनी कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा तो इसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभय का इतना कहना ही था कि सबकी नजरें अचानक से अन्या की तरफ मुड़ जाती हैं। दादाजी सवालिया नजरों से अन्या से पूछते हैं, क्या ये सच है? वो नालायक वापस आ गया? अन्या दादाजी का सवाल सुनकर अन्या रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। तभी शौर्य कुछ सोचकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा अब समझ आया कि आज भाभी इतनी थकी हुई क्यों है। वहां बैठे सब शौर्य की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्या को उसकी बात सुन जल्दी से किचन का बहाना बनाकर भाग जाती है। तभी शौर्य पीछे अन्या को आवाज देते हुए कहता है, अरे भाभी आप कहाँ चली? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगे। वही रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके जहन में अन्या का चेहरा अब भी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोच अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर, छोटी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को घूरते हुए कहता है, छोटी मैडम? उद्धरण चिन्ह। वो उसकी बात इसलिए दोहरा रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम डर से पीछे लेकर नजरें झुकाए कहता है, जी सर, सब आपका वेट कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं है। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना मान वैसे ही खड़ा रहा। रुद्र जब जियान का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता तो उसे गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन दूं, चलने का चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता है, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। उद्धरण चिन्ह। अन्या का नाम सुन रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है उसे रोकने की, पर आज अन्या ने ये जुर्रत की। रुद्र को अब अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो सबको एक वार्निंग लुक देते हुए वापस अंदर की ओर चल देता है। अंदर आकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके जेहन बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखने का ठान लिया था। एपिसोड 10। अन्या का रुद्र को जवाब। जैसे ही रुद्र डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसे अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था और आज ये देख उसका देख रुद्र भी शांत हो जाता है। रुद्र अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज है। रुद्र वजह भी जनता था, इसलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। रुद्र भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसको देख सबको अन्या की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या भाई भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया? वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता करते कम ही दिखते हो। उद्धरण चिन्ह। अन्या का नाम सुन रुद्र को एक बार फिर चिढ़ मचती है।
वो गुस्से में रेहान को घूरता है तो रेहान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। तभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की आवाज आती है तो उसकी नज़र खुद ब खुद उस आवाज की तरफ चली जाती है। अन्या सामने किचन से निकल हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था जिसके एक दो लट बाहर आकर कभी उसके गालों को सहला रही थी तो कभी उसके होठों से खेल रही थी। ये देखकर रुद्र अंदर ही अंदर पिघल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसकी नज़र बार बार वही अटक रही थी। अन्या रुद्र को वहां देख एक पल के लिए ठिठक जाती है लेकिन फिर खुद को शांत रखते हुए बिना रुद्र पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती है। अन्या ने सबको सर्व किया सिवाय रुद्र को। दादाजी ये देख अन्या से कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र को भी पराठे दो। अन्या दादाजी के ये कहते ही अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर रुद्र के पास आ जाती है। तभी रेहान पराठे अपने मुंह में ठूंस कर कहता है, अरे भाभी आप रहने दो, भाई को ये सब पसंद नहीं, वो तो फिटनेस फ्रीक है, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद, आप उन्हें वो उबली हुई सब्जी दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए रेहान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बातें सुन अन्या मुस्कुराती है और रेहान को पराठा देती है कि रुद्र तपाक से उसके प्लेट से पराठा लेते हुए कहता है, ये अनहेल्थी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठे ज्यादा खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद में कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़ी ना हो गई है। उद्धरण चिन्ह। रेहान की ये बात रुद्र के अलावा किसी ने नहीं सुनी। वो उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे साथ ऑफिस चलो। उसकी बात सुनकर रेहान हाथ बढ़ाकर टेबल से उठते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, किसने कहा कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। फिर तविश को देखता है जो मजे से अपना पराठा खा रहा था। रेहान उसके हाथ से पराठा छीनकर उसे कहता है, ज्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठा कर ले जाएंगे। रेहान और तविश वहां से जल्दी से निकल जाते हैं पर जाते जाते रेहान भागकर रुद्र की प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्या को हग करके बाय भाभी कहते हुए वहां से भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर सब हंस देते हैं लेकिन रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को गुस्से में घूरता है लेकिन अन्या को उसके लुक से जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अन्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रुद्र का मन उसे छूने का कर रहा था। उसका हाथ अन्या के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहां से चली जाती है। रुद्र खुद की ही हरकत पर शौक हो जाता है। अन्या ने एक बार भी रुद्र को नजर उठाकर ना देखने से रुद्र को चिढ़ मच रही थी। अन्या को देखते हुए शौर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो और हाँ नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी न हो पाए। इतना बोलकर शौर्य रुद्र को एक शरारती मुस्कान देता है, फिर अभय को हाई फाइव देते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र को अभय की बात का मतलब समझ आ जाता है और वो वहां से गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अन्या कमरे में कबर्ड में से कुछ निकाल रही थी कि तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्या की कमर को कसकर पकड़ लेता है, फिर उसे कबर्ड के दूसरे साइड से सटा देता है। रुद्र के ऐसे करने पर अन्या डर जाती है लेकिन अपने सामने रुद्र को देख उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्या के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके चुड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अन्या खुद का हाथ रुद्र के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मजा आ रहा है। कभी मेरी चीज़ों तो कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश, इन सब से भी दिल नहीं भरा तो घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में मिसलीडिंग थॉट्स जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सको या मैं तुम्हें छू। ये सब कहते वक्त रुद्र की पकड़ अन्या के हाथ पर इस कदर मजबूत हो गई कि अन्या का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा, लेकिन रुद्र की बातें उसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। उसकी बातें अन्या को अंदर से तोड़ रही थी। अन्या दर्द भरी आंखों से रुद्र को देख तेज आवाज में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे, यूं बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं नहीं बना चाहती थी आपकी पत्नी, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया, तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, पर आपका यूं मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ भी सुनाकर चले जाएंगे।
इतना बोलकर वो रुद्र को देखती है जो उसे गुस्से में घूर रहा था, जिससे आन्या को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती है, अरे नहीं है, मेरी हैसियत आपके खदान में आने की तो ठीक है ना, तो मुझे जाने दो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर मुझे बांध कर रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, तो बस वही फर्ज निभा रही हूँ, तो क्या गलत किया। और रही बात हमारे रिश्ते की सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न मुझे आपके बारे में कहने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप भी दूर रहे मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक सांस में कह दी थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को खुरेदेने से पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र तो हैरानी और असमंजस के मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नज़र रुद्र को देख फिर वहां से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को जाते हुए देखते रह गया। आज तक शायद ही किसी ने रुद्र से इस लहजे में बात की थी। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके जहन में बार बार अन्या की आखिर में कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच सोचकर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें, उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है, तभी उसका फ़ोन बजाता है, जिसे देखकर वो वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड खराब कर चुकी और वो हर्ट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन बाहर चली जाती है।